जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टीच ही लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज ईवीएस का या पर्यावरण अध्ययन का क्लास नंबर तीसरा है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और उसके अलावा उससे रिलेटेड जो भी थ्योरी दोस्तों उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। दोस्तों सभी प्रश्न आपके सीटेड जो आपका एग्जाम होने वाला 7 जुलाई को उसके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए यहाँ पे पहले प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सी इसमें से ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती हैं। तो यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा मेथेन, जल वाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC और ओजोन, ये सभी क्या होती हैं, ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। और इन्हीं ग्रीन हाउस गैसों के कारण ही ग्लोबल वार्मिंग की जो घटना है वो भी घटित होती है। आपको बता दें कि यदि यही सब जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, चाहे आपके कार्बन डाइऑक्साइड हो, मेथेन हो, जलवाष्प हो, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC या ओजोन हो, ठीक है, इन सभी की जब मात्रा जो है वो अनुपात से ज़्यादा हो जाती है तो यही क्या होती हैं, जो कि प्राकृतिक ग्रीन हाउस संतुलन को क्या कर देती हैं, गड़बड़ कर देती हैं, बिगाड़ देती हैं। तो लगातार सौर ताप के फंसने से पृथ्वी के तापमान में क्या होता है, निरंतर वृद्धि होती है। और जब पृथ्वी का तापमान जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसी घटना को क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो कभी कभी पूछ लेता है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार कौन सी गैसें होती हैं। तो जान लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC और ओजोन सभी क्या होती हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैसें होती हैं। तो अब दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रीन हाउस गैसें कौन सी होती हैं। तो यहाँ पे चलिए इस प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है। तो नाइट्रोजन तो नहीं है, आर्गन भी नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक है ग्रीन हाउस गैस। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा है। यहाँ पे पूछा है कि मृत सागर क्या है। मृत सागर क्या होता है, एक समुद्र जिसका जल विषैला होता है, एक समुद्र जो सभी महासागरों और समुद्रों में सबसे अधिक खारा है, एक समुद्र जिसमें उच्च और निम्न ज्वार बहुत बार आते हैं, एक समुद्र जिसमें जहाज़ों का चलना खतरनाक है। तो मृत सागर ऐसा सागर जो सभी समुद्रों या महासागरों और समुद्रों से भी ज़्यादा या सबसे अधिक खारा होता है, वो क्या कहलाता है, मृत सागर कहलाता है। तो चलिए दोस्तों मृत सागर के बारे में कुछ और विशेषताएं हैं उसको भी जान लेते हैं। यहाँ पे मृत सागर कहाँ पाया जाता है, कहाँ स्थित है, कभी कभी पूछ लेता है। तो इजराइल में स्थित है और यह पृथ्वी पर सबसे अधिक खारे जल निकाय के रूप में जाना जाता है कि इसका जो जल है सबसे अधिक क्या होता है, खारा है। और इसी के यही इसकी विशेषता है, इसी रूप में ये पृथ्वी पर जाना जाता है। और जल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद नमक की वजह से इसका घनत्व जो है बहुत अधिक होता है। तो जाहिर सी बात है जब नमक ज़्यादा मात्रा में होगा तो उसका घनत्व जो है वो क्या होगा, सबसे अधिक होगा। और यही कारण होता है कि मनुष्य जो होता है मृत सागर में डूबते नहीं, वे तैरते रहते हैं, घनत्व के कारण ऐसी घटना होती है। तो अब बता दें कि मृत सागर कहा है क्योंकि कोई भी जीवित जीव इसके अत्यंत खारे पानी में नहीं रह सकता। इतना इसका पानी जो है इतना ज़्यादा खारा होता है कि कोई जीव इसमें नहीं रह सकता है, ठीक है, जीवित नहीं रह सकता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है और सभी प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर दीजिएगा चैनल को, ताकि कोई भी अपडेट हो या कोई भी दोस्तों क्लास हो सबकी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, कह रहा है कि ईवीएस में एक अच्छे गृह कार्य को मुख्य रूप से डैश पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो ईवीएस में जो एक अच्छा गृह कार्य है उसमें किस बिंदु पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए, दोहराव और पुनर्बलन पे, अधिगम में दक्षता पर, विस्तृत अधिगम के लिए चुनौती और उत्साह, समय का बेहतर उपयोग। तो दोस्तों जो गृह कार्य होता है बच्चे को इस चीज़ का ध्यान में दे दिया जाना चाहिए कि बच्चे जो है उस गृह कार्य से बच्चे का जो अधिगम है या सीखने की जो क्षमता है वो बढ़ सके और बच्चा जो है चुनौतीपूर्ण होना चाहिए दोस्तों जो गृह कार्य हो, ताकि बच्चा उसके लिए अलग अलग चीज़ें सोचे और उसके लिए चिंतन करे। ठीक है, तो जितना ज़्यादा बच्चे को खोजने या चिंतन करने का अवसर दिया जाएगा तो बच्चे उतने ही ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो जो भी आपको गृह कार्य हो वो अधिगम के लिए चुनौती होना चाहिए और उत्साह भरा होना चाहिए कि उसको करने के लिए बच्चा जो है वो प्रेरित रहे या उत्साहित रहे। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट जवाब होगा। चलते हैं
अब यहाँ पे गृह कार्य के बारे में दोस्तों कुछ एक अच्छा गृह कार्य क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो गृह कार्य, एक अच्छा गृह कार्य कैसा होना चाहिए? छात्रों को विस्तृत अधिगम के लिए चुनौती और उत्साह दे। बिल्कुल सही। प्राकृतिक के साथ साथ बाहरी अवलोकन और परस्पर प्रभाव का भी अवसर दे। दूसरे दोस्तों, जहाँ पे बच्चे को अवसर देने की बात आ जाए या मौका देने की बात आ जाए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। और साथियों और अन्य सहयोग के साथ पारस्परिक विचार विमर्श करने का मौका दे। ऐसा दोस्तों गृह कार्य होना चाहिए जिससे बच्चा जो है अपने आप से तो करे ही सोच समझ के, इसके अलावा अपने साथियों या अन्य लोगों से भी उसके लिए सहयोग प्राप्त करे या पारस्परिक विचार विमर्श करे करने का मौका मिलेगा। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, उसका जो अधिगम है वो अच्छा होगा। समूह चर्चा का मौका मिले, सहयोग गतिविधियों के लिए एक अवसर प्रदान करने वाला होना चाहिए गृह कार्य। और नए अधिगम के लिए अपने पूर्व ज्ञान को संबंधित करने के लिए छात्र को सक्षम बनाए। ऐसा दोस्तों गृह कार्य बच्चों को दिया जाना चाहिए ताकि जो नई चीज़ें बच्चा सीखना चाह रहा हो, पूर्व से रिलेटेड चीज़ें हों, जो बच्चा पहले सीख चुका है उसी से रिलेटेड दोस्तों गृह कार्य होना चाहिए, ताकि बच्चा जो है खुद उत्साहित हो जानने के लिए कि इसके आगे क्या होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने, यहाँ पे पूछा रहा है कि ईवीएस की एक शिक्षण में कक्षा में पूछताछ की तकनीकों का सबसे अच्छा उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जा सकता? तो ईवीएस के शिक्षण में, ईवीएस का शिक्षण है दोस्तों जिसमें कक्षा में पूछताछ की तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। और निम्नलिखित इसके लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा? छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है, शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जगाने के लिए, व्यवहारिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए। तो कक्षा में प्रश्न प्रतियोगिता या कक्षा में पूछताछ जो तकनीकें हैं इसलिए यूज की जाती हैं ताकि शिक्षार्थी जो है, विद्यार्थी या जो भी बच्चा पढ़ रहा है उसे क्या हो, जिज्ञासा जगाने के लिए। तो हर चीज़ को, अगर आप भी दोस्तों किसी चीज़ के लिए जिज्ञासु रहेंगे या प्रेरित रहेंगे उस चीज़ को जानने के लिए, तो आप अच्छे से, आपका जो शिक्षण है या अधिगम जो प्रक्रिया है वो अच्छे से हो पाएगी। तो यहाँ पे शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जगाने के लिए दोस्तों कक्षा में पूछताछ की जाती है। सबसे बेहतरीन तरीका, सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब है। अब वहीं चलते हैं दोस्तों आगे। कहा गया है कि प्रश्न कौशल जो है परिस्थितियों, वस्तुओं और अवधारणाओं और विचारों के बारे में प्रश्नों को तैयार करने और जवाब देने की किसी क्षमता को क्या करती हैं, संदर्भित करती हैं। प्रश्न स्वयं से या अन्य लोगों से प्राप्त हो सकते हैं। ईवीएस शिक्षण में कक्षा की पूछताछ की तकनीक का उपयोग सीखने वालों में उत्सुकता जगाने के लिए किया जा सकता है। और वहाँ पे दोस्तों दो तरीके के प्रश्न होते हैं, एक तो निम्न स्तरीय होते हैं, दूसरा क्या होता है, उच्च स्तरीय प्रश्न होते हैं। निम्न स्तरीय प्रश्नों में से एक को याद में दर्ज की गई जानकारी को याद रखने की आवश्यकता होती है, वहीं किसी विषय के ज्ञान के व्यक्तिगत स्तर पर काम करते हैं तो क्या कहलाते हैं, उच्च स्तरीय प्रश्न कहलाते हैं। तो उच्च स्तरीय प्रश्नों के लिए किसी व्यक्ति को सूचना को संबंधित करने की आवश्यकता होती है बजाय याद करेंगे। दोस्तों यहाँ पे दो तरीके के प्रश्न होते हैं, एक आपके निम्न स्तरीय होते हैं और एक आपका उच्च स्तरीय होता है। निम्न स्तरीय जो प्रश्न होते हैं उसमें चीज़ों को याद करने की जरूरत होती है, वहीं उच्च स्तरीय प्रश्नों की बात करें तो व्यक्ति को इसमें क्या होता है कि सूचना को संसाधित करने की आवश्यकता होती है बजाय उसे याद करने की। ठीक है, उच्च स्तरीय प्रश्नों में प्रश्नों को याद नहीं किया जाता बल्कि उनको विस्तृत जानकारी या विस्तृत तरीके से उनको सोचा जाता है। अगला प्रश्न है कि ब्रेल लिपि के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। ब्रेल लिपि, ब्रेल एक मोटे कागज पर डॉट्स बनाकर लिखा जाता है। दूसरा है कि यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है। तीसरा है कि बिंदियों की पंक्तियों को एक नुकीले औजार से बनाया जाता है। उठी हुई बिंदियां पर उंगलियों चलाकर इसे पढ़ा जा सकता है। इसमें से सही कथन आपको बताना है कि ब्रेल लिपि होती क्या। दोस्तों आपको बता दें कि जो भी बच्चे या जो भी लोग दृष्टिबाधित होते हैं, सही तरीके से चीज़ों को देख नहीं पाते हैं, या कुछ लोगों की दोस्तों दृष्टि जो कमज़ोर होती है, ऐसे लोगों के लिए ब्रेल लिपि जो है इसका उपयोग किया जाता है। ब्रेल लिपि क्या होती है दोस्तों, एक मोटे कागज पर डॉट्स बनाकर लिखा जाता है और इसमें यह जो लिपि होती है 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। बिंदियों की पंक्तियों को एक नुकीले औजार से बनाया जाता है। उठी हुई बिंदुओं पर अंगुलियां चलाकर इसे क्या है, पढ़ा जा सकता है। तो इसमें से जो कथन दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि यह लिपि जो है 8 बिंदुओं पर आधारित होती है, यह गलत है। 8 नहीं बल्कि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। बाकी सभी कथन जो 1, 3 और 4 हैं सभी सही हैं।
तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 1 होगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बताया गया है कि दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए सबसे लोकप्रिय संसाधन क्या है? ब्रेल लिपि। और इसे किसके द्वारा विकसित किया गया था? लुई ब्रेल द्वारा विकसित किया गया था 1821 ईस्वी में। और ब्रेल प्रणाली में 63 बिंदु प्रतिरूप या वर्ण होते हैं और प्रत्येक वर्ण एक अक्षरों के संयोजन, एक सामान्य शब्द या एक व्याकरणिक संकेत का प्रतिनिधित्व करता है। प्रत्येक वर्ण जो है दोस्तों अक्षरों के संयोजन एवं एक सामान्य शब्द या एक व्याकरणिक संकेत का प्रतिनिधित्व यहाँ पे करता है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि मधुमक्खी पालन के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। यहाँ पे दोस्तों कुछ कथन दिया गया है मधुमक्खी पालन के बारे में, इसमें से आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं। कि कथन एक है कि जनवरी से मार्च मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय है। दूसरा है कि मधुमक्खी लीची के फूलों से आकर्षित होती हैं। तीसरा है मधुमक्खियों को रखने और उनके द्वारा उत्पादित शहद को संग्रहित करने के लिए बक्से की आवश्यकता होती है। चौथा है कि मधुमक्खियों के लिए शरबत बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कौन से कथन सही हैं, कौन से कथन यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि मधुमक्खी पालन का जो सबसे उपयुक्त समय माना गया है वो अक्टूबर से लेकर दिसंबर का मंथ जो होता है सबसे उपयुक्त होता है। तो यहाँ पे जो कथन यहाँ पे दे रखा है एक है कि जनवरी से मार्च मधुमक्खी पालन करने का सबसे उपयुक्त समय होता है, बिल्कुल गलत है। दूसरा कथन है कि मधुमक्खी लीची के फूलों को आकर्षित करती है, बिल्कुल सही। मधुमक्खी को रखने और उसके द्वारा उत्पादित शहद को संग्रहित करने के लिए बक्से की जरूरत पड़ती है। जाहिर सी बात है जब चीजें ज्यादा मात्रा में उत्पादित होंगी या उनको रख रखाव के लिए बक्से की आवश्यकता होगी, ये भी सही है। तीसरा है मधुमक्खियों के लिए शरबत बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। दोस्तों चीनी उगाई नहीं जा सकती है, ठीक है। चीनी तो आपको अगर शहद बनाना है या शरबत बनाना है तो उसके लिए चीनी खरीदना ही पड़ेगा। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे मधुमक्खियों के विषय में कुछ और चीजें दी गई हैं कि मधुमक्खी अक्टूबर से दिसंबर तक अपने अंडे देती है। देखिए दोस्तों सबसे उपयुक्त समय जो है अक्टूबर से दिसंबर मानने का कारण क्या है कि इसी समय जो मधुमक्खी होती है अंडे देती है, इस कारण इस सबसे उपयुक्त समय जो है माना जाता है। मधुमक्खी लीची के फूलों को क्या करती है? आकर्षित होती हैं। कृत्रिम संस्कृति में शहद के लिए सिरप बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है और मधुमक्खियों के छत्ते को साफ करने के लिए दवाओं का भी उपयोग किया जाता है। मधुमक्खियों को रखने और उसके द्वारा उत्पादित शहद भंडारण के लिए बक्से की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील किया जाए। ऐसा करने के लिए इनमें से कौन सी सबसे उपयुक्त रणनीति है? सुषमा एक शिक्षक है, वो शिक्षक के तौर पर कार्य करते हैं और चाहती है कि बच्चों को या छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाया जाए। तो ऐसा करने में सबसे उपयुक्त रणनीति कौन सी अपनाई जा सकती है? कक्षा में वाद विवाद का आयोजन करना, समूह चर्चा करना, पोस्टर बनाना या एक पौधे को अपनाने और उनका पोषण करने में बच्चों की मदद करना। बिल्कुल सही दोस्तों। आपको बता दें कि कक्षा में सिर्फ वाद विवाद या का आयोजन कर देने से पेड़ों के संरक्षण के प्रति दोस्तों बच्चे जो है जागरूक नहीं हो जाएंगे, ठीक है। तो जो सबसे उपयुक्त यहाँ पे बताया गया ना कि सबसे उपयुक्त रणनीति कौन सी होनी चाहिए, यहाँ तो सारी रणनीति तो है ही दोस्तों। कक्षा में बच्चों को बताएंगे कि पेड़ों को संरक्षण कैसे करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए, बच्चों को बचाने पेड़ों को बचाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं। सारी चीजें दोस्तों आप कक्षा में वाद विवाद कर सकते हैं, समूह चर्चा में भी करवा सकते हैं, पोस्टर भी बना सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, एक पौधे को अपनाने और उनका पोषण करने में बच्चों की क्या करना? मदद करना। बिल्कुल सही। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न है। यहाँ पे अगला प्रश्न है, पहले दोस्तों आपको बता दें कि गतिविधि आधारित शिक्षा, जैसा कि यहाँ पे शिक्षिका क्या करना चाहते हैं? बच्चों के गतिविधि आधारित जो है शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है या पता चल रहा है कि गतिविधि आधारित शिक्षा सक्रिय रूप से अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर ज्ञान के निर्माण और पुनर्निर्माण में शिक्षार्थियों को शामिल करना गतिविधि आधारित दृष्टिकोण को एक दूसरे के अनुभव को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने में क्या करता है? मदद करता है। और बता दें आपको
कि यहाँ पे यह कई इंद्रियों का उपयोग करने के अवसर प्रदान करता है। जब बच्चों को कई प्रकार से इंद्रियां जो हैं वो विकसित होंगी इसमें, जब बच्चों को खुद अवसर प्रदान किया जाएगा किसी काम को करने के लिए। यहाँ पे उदाहरण के लिए छात्रों को पेड़ के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने में बच्चों की मदद करना उनको जागरूक करेगा, क्योंकि यह उन्हें सक्रिय भागीदारी में शामिल करेगा और उनके प्रति सीखने की क्रिया को क्या करेगा, क्रियाशील भी बनाएगा। और पाठ्य पुस्तकों में स्वयं कई गतिविधियां सुझाई गई हैं होती हैं ताकि शिक्षण में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से उच्च स्तर की अवधारणाओं को प्राप्त किया जा सके। तो यहाँ पे बता दें आपको कि छात्रों को सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होने और व्यवहारिक कौशल विकसित करने की आवश्यकता है, जो उनके बाद के जीवन में उनके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होगी, उपयोगी होगी और महत्वपूर्ण साबित होगी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत में बिहार के संबंध में जम्मू कश्मीर और गोवा का स्थान क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे डायरेक्शन से प्रश्न पूछा गया है और डायरेक्शन से हर एक एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्शन कौन कौन से होते हैं। तो डायरेक्शन दोस्तों यहाँ पे चलिए, यहाँ से पूरब होता है, इधर पश्चिम, ठीक है, इधर आपका उत्तर और नीचे की तरफ क्या होता है, दक्षिण होती है। ये तो चार मेन दिशाएं होती हैं और इन चार मेन दिशाओं के अंदर भी कुछ दिशाएं होती हैं। जैसे अब यहाँ पे इसको आप उत्तर और पूर्व दिशा कह सकते हैं और ये आपकी जो होती है उत्तर और पश्चिम दिशा होती है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे दक्षिण और पश्चिम दिशा इसको बोलते हैं, दक्षिण और पश्चिम। अब यहाँ पे दक्षिण और पूर्व दिशा इसको बोला जाता है। तो ये चार दिशाएं मेन होती हैं और उसके चार और सब होते हैं। तो यहाँ पे पूरा 8 दिशाएं यहाँ पे काउंट की जाती हैं। तो यहाँ पे इसी के संबंध पूछा गया है कि भारत में जो भारत का मैप है दोस्तों, आप देखेंगे तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि बिहार के संबंध में जम्मू कश्मीर और गोवा का डायरेक्शन या स्थान पूछा गया है। चलिए यहाँ पे मैप मैं आपको दिखा दूँ। तो यहाँ पे चलते हैं सबसे पहले यहाँ पे मैप में। यहाँ पे दोस्तों मैप दिया गया है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बिहार, प्रश्न है आपका भारत में बिहार, यहाँ पे दोस्तों बिहार है, अब इसके सापेक्ष, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे आपका बिहार है और इसके सापेक्ष पूछा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर दोस्तों यहाँ पे है, बिहार आपका यहाँ है और यहीं पे एक चीज़ और पूछी जा रही है कि और बिहार के सापेक्ष ही गोवा की स्थिति, गोवा यहाँ पे नीचे की तरफ है। तो यहाँ पे दोस्तों अब क्लियर हो गया। अब आप जो मैंने आपको डायरेक्शन बताया कि यहाँ पे आप ऐसे कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्या हो गया, पूरब हो गया और इधर क्या हो गया, पश्चिम हो गया, इधर आ क्या उत्तर और इधर क्या हो गया, दक्षिण, ठीक है। ये चीज़ तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आपको पता है दोस्तों कि यहाँ पे क्या होता है, उत्तर पूर्व होता है और यहाँ पे क्या होता है, दक्षिण और पश्चिम होता है, दक्षिण और यहाँ पे पश्चिम है और यहाँ पे क्या है, उत्तर और पश्चिम, क्या है, उत्तर और पश्चिम। तो दोस्तों यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि बिहार के सापेक्ष गोवा किधर है, उत्तर और पश्चिम में है और बिहार के सापेक्ष गोवा किधर है, दक्षिण और पश्चिम में है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों आसानी से मिल गया होगा। इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर 3, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम।